So let's move to the next standard, Indian Accounting Standard 20 गवर्नमेंट ग्रांट्स। ये दो तरह की चीजें कवर करता है, एक गवर्नमेंट ग्रांट, दूसरा गवर्नमेंट असिस्टेंस। गवर्नमेंट ग्रांट मतलब वो जिसके अंदर में आपको किसी एसेट के अगेंस्ट में या किसी एक्सपेंडिचर के लिए गवर्नमेंट की तरफ से पैसा मिला है। असिस्टेंस मतलब कोई एक पर्टिकुलर वर्क पूरी तरह से कैरी आउट करने के लिए गवर्नमेंट ने आपको एक असिस्टेंस दिया है, जैसे कि स्टार्टअप के अंदर में 1 पॉइंट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ ऑल एवरीथिंग वगैरह। गवर्नमेंट असिस्टेंस का डिस्क्लोजर होता है और गवर्नमेंट ग्रांट की अकाउंटिंग होती है। ठीक है, तो कोई ऐसा गवर्नमेंट असिस्टेंस है कि जैसे आपको गवर्नमेंट ने बोला एक पर्टिकुलर लोकेशन के अंदर में आप लोगों को कस्टमर्स हम लाके देंगे, वहां पे प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चरिंग आपको करना है। सो दिस इज गवर्नमेंट असिस्टेंस। हम इसे डिस्क्लोजर में देंगे, नोट्स टू अकाउंट्स के अंदर में देंगे, पर इसमें कोई अकाउंटिंग एस्पेक्ट नहीं रहेगा। तो अकाउंटिंग एस्पेक्ट किस में रहेगा, अब हम उसकी तरफ चलते हैं। सबसे पहली बात, इट इज नॉट एप्लीकेबल फॉर टैक्स रिलीफ्स गिवन। एग्रीकल्चरल ग्रांट इंडिया 41 में कवर्ड है। गवर्नमेंट जिसमें ओनर है वो गवर्नमेंट ग्रांट नहीं होता। और किसी भी तरह का आपका चेंज इन प्राइस कि आपको थोड़ा सस्ते में प्रोडक्ट दीजिए, हम आपको रीइंबर्समेंट देंगे, ये सारी की सारी चीजें गवर्नमेंट ग्रांट की यहाँ पे कवर्ड नहीं होती। तो नाउ द कंप्लीट जिस्ट ऑफ द स्टैंडर्ड इज स्प्लिटेड इनटू टू पार्ट्स। एक आपको ग्रांट मिला है किसी एसेट के लिए, दूसरा आपको ग्रांट मिला है किसी एक्सपेंडिचर को कैरी आउट करने के लिए। ठीक है, सपोज गवर्नमेंट का ग्रांट, सबसे पहले हम बात करते हैं एसेट के लिए मिला है। तो बोलता है जैसे सपोज आपने 10 लाख रुपए का एसेट खरीदा, 10 लाख के बदले 5 लाख रुपए का ग्रांट मिला है। नाउ यू हैव टू ऑप्शंस। 10 लाख का एसेट दिखाओ, एसेट अकाउंट डेबिट टू कैश। गवर्नमेंट ग्रांट को डेफर्ड इनकम दिखाओ। डेफर्ड इनकम यानी कि कैश अकाउंट डेबिट टू गवर्नमेंट ग्रांट। नाउ सपोज ये कंडीशनल ग्रांट है एंड कंडीशन इज इस एसेट को आपको कम से कम 5 साल यूज करना पड़ेगा। इस इनकम को हम 5 साल तक पीएनएल में क्रेडिट करेंगे, अमोर्टाइज कर देंगे 5 साल में ऑन सिस्टमैटिक बेसिस। सिस्टमैटिक बेसिस जनरली डेप्रिसिएशन रहता है, जैसे जैसे डेप्रिशिएट हो रहा है वही रेशियो में। बट सपोज ये नॉन कंडीशनल गवर्नमेंट ग्रांट है विथ नो कंडीशंस अटैच्ड, तो वो बोलता है कि ऐसे में आपने पूरा का पूरा गवर्नमेंट ग्रांट फर्स्ट ईयर में ही पीएनएल में क्रेडिट कर देना चाहिए। नॉन कंडीशनल ग्रांट्स आर जनरली क्रेडिटेड टू पीएनएल ऑन इमीडिएट बेसिस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दूसरा ऑप्शन ये है कि आप गवर्नमेंट ग्रांट को एसेट की वैल्यू में से डिडक्ट कर दें। ठीक है, समझ रहे हैं? एडिटिव मेथड, डिडक्टिव मेथड जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में पढ़े होंगे, सीए इंटर में अगर पढ़े होंगे तो एसेट दिखाया गवर्नमेंट ग्रांट अलग से, दूसरा ऑप्शन है गवर्नमेंट ग्रांट को एसेट की वैल्यू में से डिडक्ट कर दीजिए, यानी कि कैश अकाउंट डेबिट टू एसेट। एसेट नेट वैल्यू पे दिखेगा और नेट वैल्यू के ऊपर में सब्सिक्वेंटली डेप्रीसिएशन हम चार्ज करते रहेंगे। व्हाट हैपेंस अगर गवर्नमेंट ग्रांट आगे जाके लौटाना पड़ा तो बोलता है कि सपोज कीजिए कि एसेट है 10 लाख का, गवर्नमेंट ग्रांट मिली 5 लाख की, तो आप नेट 5 लाख पे एसेट दिखा रहे हो। लाइफ है 5 साल, 3 साल बाद एसेट आपके बुक्स में 2 लाख का दिख रहा है, 3 लाख आपने डेप्रिशिएट कर दिया, गवर्नमेंट ग्रांट लौटाना पड़ा, कोई बात नहीं, एसेट की वैल्यू में ऐड कर दीजिए 7 लाख, 7 लाख, और अब इसे बचे हुए 2 साल में डेप्रीशिएट कर देना। बचे हुए 2 सालों में डेप्रीशिएट कर देना 3.5 ईच ईयर। क्लियर है यहां तक के? अगर एडिटिव मेथड यूज कर रहे थे और गवर्नमेंट ग्रांट लौटानी पड़ी तो गवर्नमेंट ग्रांट को पीएनएल में क्रेडिट कर देंगे। गवर्नमेंट ग्रांट पीएनएल में क्रेडिट कर देंगे। जैसे अगर यहाँ एडिटिव मेथड होता तो एसेट हमारे बुक्स में 10 लाख का दिख रहा होता, गवर्नमेंट ग्रांट 5 लाख। 3 इयर्स लेटर एसेट आपके बुक्स में 4 लाख का दिख रहा होता, क्योंकि अभी तक 6 लाख डेप्रीशिएट कर चुके होते, और गवर्नमेंट ग्रांट भी आपने डेफर्ड इनकम मान के 3 लाख अभी तक पीएनएल में क्रेडिट कर दिया होता। अब अगर गवर्नमेंट ग्रांट लौटाना पड़ा तो इट विल बी टू द एक्सटेंट गवर्नमेंट ग्रांट अवेलेबल है उसे एडजस्ट करो, बाकी का पीएनएल में क्रेडिट करो टू कैश 5 लाख, डेबिट करो पीएनएल में, सॉरी, क्योंकि पीएनएल में पहले क्रेडिट कर चुके हो 3 लाख अभी तक। ठीक है, चलिए, this is related to asset, grant received, debit cash, credit deferred income on a systematic life of the asset or deducted from the cost of the asset। दूसरा, गवर्नमेंट ग्रांट मिला है, किस चीज के लिए मिला है? फॉर पास्ट एक्सपेंडिचर के लिए, कुछ खर्चा करने के लिए। तो खर्चा करने के लिए मिलता है और वो बोलता है कि आपने पहले ही खर्चा कर दिया, अब ग्रांट मिल रहा है, कोई नहीं, आप पीएनएल में क्रेडिट कर दीजिए इमीडिएटली।
बट सपोज कीजिए कि आज करंट में खर्चा करना है या फ्यूचर में खर्चा करना, उसके लिए एडवांस में गवर्नमेंट ग्रांट मिली है, तो वो बोलता है ऐसे गवर्नमेंट ग्रांट को आप जैसे जैसे खर्चा करोगे उस रेशियो में अमोर्टाइज कर दो। जैसे करंट ईयर में खर्चा करोगे तो करंट ईयर में ही दिखा देना, फ्यूचर में करने वाले हो तो फ्यूचर में आप जैसे जैसे खर्चा करोगे उस रेशियो में अमोर्टाइज कर देना। एक और प्रकार का गवर्नमेंट ग्रांट होता है विच इज नोन एज लोन फ्रॉम गवर्नमेंट। जैसे सपोज आपको 5 लाख का लोन मिला है 5 साल के लिए, इंटरेस्ट फ्री। तो वो बोलता है कि सपोज मार्केट रेट 10% है, तो ऐसे में आप क्या कीजिए, पहले तो इस ग्रांट को डिस्काउंट कर दीजिए। तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ 5 लाख विल बी, मैं 5 साल का पीवी फैक्टर निकाल दूंगा जो कि आ रहा है 0.621 मल्टीप्लाइड बाय 5 लाख, तो ये हो गया 3.12 लाख। मैं आज मेरे बुक्स में 3.12 लाख रुपीस का लोन दिखाऊंगा और बाकी का मैं गवर्नमेंट ग्रांट दिखा दूंगा। लोन 3.12 और 1.88 का गवर्नमेंट ग्रांट। अब सवाल उठता है ये गवर्नमेंट ग्रांट का करना क्या है भाई? सिंपल है, डेफर्ड इनकम है। डेफर्ड इनकम है, ये फिक्स है। अब ये डेफर्ड इनकम को हम पीएनएल में कैसे कैसे लेके जाएंगे? वो बोलता है कि अगर नॉन कंडीशनल है इमीडिएटली, एसेट से रिलेटेड है डिप्रिसिएशन के रेशियो में सिस्टमैटिक बेसिस, कंडीशनल है तो जब तक वो कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती ओवर दैट पीरियड ये गवर्नमेंट ग्रांट को आप पीएनएल में क्रेडिट करते रहेंगे। आई होप ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। इसके बेसिस पे हम लोग गवर्नमेंट ग्रांट को रिकॉग्नाइज करते हैं। दिस इज अ शॉर्ट समरी अबाउट व्हाट इंडिया 20 इज ऑल अबाउट। आगे बढ़ते हैं। इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 21 देखेंगे विच इज रिलेट्स टू फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशंस। अब इसके अंदर में क्या क्या बातें कवर होती है वो बोलता है, एक हो सकता है कि आपने फॉरेन से कोई गुड्स खरीदे, जो फॉरेन से आपने गुड्स खरीदे या फॉरेन में गुड्स बेचे उसमें आपको पैसा भी फॉरेन करेंसी में मिल रहा है, यानी इंडियन करेंसी में मिल रहा है तो यहाँ कवर्ड नहीं है, फॉरेन करेंसी में। दूसरा, फॉरेन में आपका बिजनेस ही है। ये दो एस्पेक्ट्स के अंदर में अकाउंटिंग कैसे करना है वो हमें सीखना है। और फॉरेन में जो बिजनेस है उसके दो तरीके की अकाउंटिंग, कि भी जो भी फॉरेन करेंसी है उसे हमारी फंक्शनल करेंसी में कन्वर्ट करना, यानी हमारा जो फॉरेन ऑपरेशन है वो जिस करेंसी में काम करता है उस करेंसी में कन्वर्ट करना, और फिर वो फॉरेन करेंसी को प्रेजेंटेशन करेंसी में कन्वर्ट करना। इन शॉर्ट मैं आपको समझाता हूँ। सपोज हमारी एक सब्सिडियरी है यूएसए में और वो डॉलर्स में बिजनेस करती है, उसके लिए फॉरेन करेंसी क्या होगी? डॉलर। पर हो सकता है कि वो पूरी की पूरा अपना जो बिजनेस के ट्रांजैक्शंस है वो डॉलर्स में ही करती है, यानी उनको ऑटोनॉमी दी है कि भैया तुम तुम्हारा बिजनेस तुम्हारे हिसाब से देखो, तो वो लोग डॉलर में ही पूरा का पूरा बिजनेस कैरी आउट करते हैं। तो उनके लिए डॉलर फॉरेन करेंसी नहीं है, डॉलर उनके लिए उनकी फंक्शनल करेंसी होगी। ये फंक्शनल करेंसी डिटरमाइन कैसे होती है? द प्राइमरी इकोनॉमिक एनवायरमेंट इन विद द एंटिटी ऑपरेट्स। द प्राइमरी इकोनॉमिक एनवायरमेंट इन विद द एंटिटी ऑपरेट्स। आप जिस इकोनॉमिक एनवायरनमेंट के अंदर ऑपरेट करते हैं वहां की जो प्राइमरी करेंसी है इज कंसिडर्ड टू बी द फंक्शनल करेंसी। पर जरूरी नहीं है कि हम उसी करेंसी में डील करते होंगे, हो सकता है हम दूसरी करेंसी में डील करते होंगे। तो आप जो भी करेंसी के अंदर में डील करते हो वो वाली करेंसी को फंक्शनल करेंसी बोलते हैं। ठीक है, ये फंक्शनल करेंसी क्या होती है, कैसे डिटरमाइन होती है, मेन वीडियो में भी कवर किया, और मैं एक शॉर्ट समरी आपको फंक्शनल प्रेजेंटेशन और फॉरेन करेंसी का डिफरेंस बता दूंगा। फिलहाल हम लोग यहाँ पे अकाउंटिंग एस्पेक्ट देखते हैं। ठीक है, चलिए। अब वो बोलता है कि ये डिसीजन आपका डिपेंड करता है मैनेजमेंट के ऑपरेशंस पे, गुड्स का परचेज सेल प्राइमरी बिजनेस आप कैसे कैरी आउट करते हैं। बट इफ इट इज नॉट क्लियर, ऑडिटर नहीं पहचान पा रहा है, तो मैनेजमेंट से जजमेंट ले लेगा कि भैया कौन सी फंक्शनल करेंसी है। तो अपना सब्सिडियरी यूएस में डॉलर्स में काम करता है, हो सकता है वो कोई और करेंसी में भी ट्रेडिंग कर रहा होगा, तो जो भी करेंसी में ट्रेडिंग कर रहा होगा उसको पहले डॉलर में कन्वर्ट कैसे करना वो ये स्टैंडर्ड बताएगा। दूसरा, फिर डॉलर से अपनी सब्सिडियरी ना, अपन इंडिया में बैठे हैं तो डॉलर से रुपी में कैसे कन्वर्ट करना है, फंक्शनल करेंसी टू प्रेजेंटेशन करेंसी रूल्स, एफसी टू पीसी, फंक्शनल करेंसी टू प्रेजेंटेशन करेंसी रूल्स कैसे लगेंगे उसके बारे में बात करता है। तो ओवरऑल हमें 3 एस्पेक्ट्स देखना है। एक, फॉरेन से आपने गुड्स खरीदे बेचे, अकाउंटिंग कैसे होती है। दूसरा, फॉरेन ऑपरेशंस में फॉरेन करेंसी टू फंक्शनल करेंसी कन्वर्जन एंड फंक्शनल करेंसी टू प्रेजेंटेशन करेंसी कन्वर्जन। ठीक है, प्रेजेंटेशन करेंसी बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, करेंसी जिसमें आप अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रेजेंट करना चाहते हैं, खत्म। नाउ फर्स्ट वी विल टॉक अबाउट बाय एंड सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विस। आपने फॉरेन से गुड्स खरीदे, लेट्स से $10,000 में, जिस दिन खरीदा
उस दिन का रेट था 60 रुपीज, 60, ठीक है। $10,000 के गुड्स खरीदे, 60 का रेट था उस दिन। 6 लाख रुपए के आप परचेसेस दिखा दोगे, 6 लाख के क्रेडिटर्स। अब ये स्टैंडर्ड बोलता है कि फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन कभी भी मॉनेटरी आइटम्स में आता है, नॉन मॉनेटरी आइटम्स में नहीं आता। तो फॉरेन करेंसी टू फंक्शनल करेंसी के रूल्स और बाय सेल ऑफ गुड्स के रूल्स ये सेम चलेंगे। वो बोलेगा नॉन मॉनेटरी एसेट्स में फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन नहीं आता, मॉनेटरी आइटम्स में आता है। तो आपने गुड्स परचेज किया इज नॉन मॉनेटरी, उसके ऊपर हम फ्लक्चुएशन नहीं लेंगे। हम फ्लक्चुएशन लेंगे क्रेडिटर्स पे विच इज मॉनेटरी। इस पे रिपोर्टिंग डेट पे 31 मार्च रिपोर्टिंग डेट पे जो भी क्लोजिंग रेट रहेगा वो रेट के ऊपर में इसकी अकाउंटिंग होगी। तो इनिशियल रिकॉग्निशन तो स्पॉट रेट पे होगा जिस दिन ट्रांजैक्शन हुआ है, मॉनेटरी पे क्लोजिंग रेट पे सब्सिक्वेंट रिकॉग्निशन होगा और वो बोलता है ये डिफरेंस को आप पीएनएल में ट्रांसफर कर देना। इन शॉर्ट अगर मैं आपको समझाऊं तो सपोज कीजिए कि आपने यही जो $10,000 के गुड्स खरीदे आपने 60 में खरीदे थे। तो 60 में खरीदे थे तो आपने क्या किया, परचेसेस डेबिट टू क्रेडिटर्स 6 लाख रुपीस दिखा दिया। फिर वो बोलता है क्रेडिटर्स में आप ये फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन दिखाना। सपोज कीजिए कि क्लोजिंग रेट यानी रिपोर्टिंग डेट पे रेट 65 था, तो वो बोलता है कि फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन आपके क्रेडिटर्स के नाम पे निकलेगा कितना, 65 माइनस 60 मल्टीप्लाइड बाय $10,000 यानी 50,000 रुपीज। ये फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन पी&एल में जाएगा। गुड्स पे कोई इंपैक्ट नहीं लेंगे हम लोग, वो नॉन मॉनेटरी आइटम है, उनके ऊपर कोई इंपैक्ट नहीं लिया जाएगा। समझ में आ रहा है? पर ये स्टैंडर्ड एक और बात बोलता है, अगर आपका जो भी नॉन मॉनेटरी एसेट है अगर उसको फेयर वैल्यू पे मेजर करना है तो आप उसका फॉरेन करेंसी रेट भी उस दिन के फेयर वैल्यू पे लोगे। जो भी दिन में आप वैल्यूएशन कर रहे हो उस दिन के फेयर वैल्यू पे लोगे। इन शॉर्ट वापस से अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो सपोज दो केसेस देखते हैं। एक, हमारे पास गुड्स पड़े हैं $10,000 के, जिस दिन खरीदा उस दिन का रेट 50 था। ईयर एंड पे हमने डिटरमाइन किया कि इनका फेयर वैल्यू 88,000 हो गया और रेट था 60 जिस दिन आपने फेयर वैल्यू निकाला उस दिन का। तो अब गुड्स पे आप लगाते हो ना कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर। तो हम लोगों ने देखा $10,000 का जो वैल्यू होता है वो बनता है 5 लाख रुपए और $8,000 का 4.8 लाख। कैसे निकाला? ये इंडेस ने बताया 60 का रेट लोअर, 60 का रेट उस दिन का जिस दिन आपने फेयर वैल्यू डिटरमाइन किया है। विचएवर इज लोअर 4.8 पे वैल्यूएशन हो जाएगा। पॉइंट क्लियर है? अब हो सकता है गुड्स की जगह फिक्स एसेट है जिनमें आप रीवैल्यूएशन मॉडल लगा रहे हो, तो ईयर एंड में फेयर वैल्यू $8,000 है, तो $8,000 जिस दिन वैल्यू डिटरमाइन की उस दिन के क्लोजिंग रेट के बेसिस पे फेयर वैल्यू क्लासिफाई किया जाएगा। नाउ रिमेंबर, पीपीई का अपवर्ड वैल्यूएशन हो रहा है अगर, तो जितना भी अपवर्ड वैल्यूएशन है वो डिफरेंस आप रिवैल्यूएशन सरप्लस में डालते हो, बराबर है, यानी ओसीआई में जाता है। तो बोलता है कि फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन भी उससे रिलेटेड आपके ओसीआई के अंदर ही जाएगा। फॉर एग्जांपल, मेरे पास एक मशीन है जो $10,000 की दिख रही है। अब मैं इसका फेयर वैल्यू डिटरमाइन करता हूं जो कि है 12,000। जिस दिन मैंने मशीन ली उस दिन का रेट 50 था और जिस दिन मैंने फेयर वैल्यू डिटरमाइन किया उस दिन का रेट 60 है। ये बोलता है मशीन आपके बुक्स में 5 लाख की दिख रही है। अब आप बोल रहे हो इसकी वैल्यू 7.2 लाख हो गई। आप कितने से वैल्यू बढ़ा रहे हो? 2.2 लाख। ये 2.2 लाख जाएगा आपके रिवैल्यूएशन सरप्लस में। इसमें फ्लक्चुएशन पीएनएल में जाएगा और फेयर वैल्यू डिफरेंट रिवैल्यूएशन में ऐसा नहीं है। जो भी फ्लक्चुएशन है वो फ्लक्चुएशन रिवैल्यूएशन के कारण ये पूरा का पूरा रिवैल्यूएशन सरप्लस में जाएगा, यानी कि ओसीआई अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम के अंदर जाएगा। ठीक है? डिफरेंस ऑलवेज गोज टू पीएनएल बट फेयर वैल्यू डिफरेंस ऑलवेज गोज टू अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। डिवैल्यूएशन में आप पीएनएल में डालते हो, यानी जो चीज जहां जाती है उसका फ्लक्चुएशन भी वहीं जाएगा। ठीक है? फॉरेन ऑपरेशंस में भी यही होगा। आपको अपनी फॉरेन ब्रांच या फॉरेन सब्सिडियरी या फॉरेन डिपार्टमेंट की पूरी बैलेंस शीट को जब कन्वर्ट करना है तो नॉन मॉनेटरी आइटम्स हिस्टोरिकल रेट, मॉनेटरी आइटम्स क्लोजिंग रेट, डिफरेंस पी&एल। समझ में आ रहा है? देखिए मैं आपको उसका भी एक एग्जांपल दे देता हूं। मेरे पास एक बैलेंस शीट है जिसमें प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट है $5,000 के। उस सब्सिडियरी का फंक्शनल करेंसी रुपी है, पर उसने अब तक बुक्स ऑफ अकाउंट डॉलर्स में रखा है। ट्रेडिंग पूरी रुपी में करती है पर उसने बुक्स ऑफ अकाउंट डॉलर्स में रखा है, ऐसे सोचना। इन्वेस्टमेंट्स $4,000 पे दिख रहे हैं,
करंट एसेट्स यानी डेटर्स वगैरह $3,000 पे दिख रहे हैं, ओवरऑल $12,000। करंट लायबिलिटीज $4,000 पे दिख रही है, नॉन करंट लायबिलिटी $1,000, करंट ईयर प्रॉफिट्स $1,500 और इक्विटी यानी शेयर कैपिटल $5,500। अब ये जो अपनी फॉरेन ऑपरेशन है, ये अपने बुक्स में इन्वेस्टमेंट कुछ तो अमाउंट पे दिख रहा होगा, वो इक्विटी होता है, वो इक्विटी होता है। अपने बुक्स में ये जो इक्विटी है ये 5 लाख पे दिख रही है, सपोज 5 लाख नहीं, मैं 4 लाख कर देता हूं। ठीक है, क्लियर है यहां तक के? चलिए, अब सपोज कीजिए मैं आपको 2-3 चीजें देता हूं। एक तो क्लोजिंग रेट चल रहा है ईयर एंड का 80 रुपीज, एवरेज रेट चल रहा था ड्यूरिंग द ईयर 75 रुपीज, हिस्टोरिकल रेट जो हम लोगों ने एसेट्स वगैरह लिए थे वो था 73 रुपीज। तो बोलता है नॉन मॉनेटरी एसेट्स पे 73 का रेट लगाओ। अब इन्वेस्टमेंट्स हम जनरली फेयर वैल्यू पे कैरी आउट करते हैं और फेयर वैल्यू है 4,500, फेयर वैल्यू है 4,500 और ये फेयर वैल्यू पे ऑब्वियसली क्लोजिंग रेट लगेगा 8,000, यानी इन्वेंट्री का वैल्यूएशन होगा 4,500 इंटू 80 पे। और ये जो फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन है, फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन ये अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में जाएगा, अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। ठीक है ना, यहाँ 4 लाख लिख देता हूँ, यहाँ पे अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में अमाउंट कितना गया 4,000 जो हिस्टोरिकल रेट पे होगा विच इज 73 माइनस 4,500 इंटू 80, रादर उल्टा रहेगा ये क्योंकि ये हमारे लिए गेन है। 4,500 इंटू 80 माइनस 4,000 इंटू 73। करंट एसेट्स मॉनेटरी एसेट्स होते हैं इसीलिए क्लोजिंग रेट, करंट लायबिलिटी मॉनेटरी लायबिलिटी होती है इसलिए क्लोजिंग रेट, नॉन करंट लायबिलिटी भी मॉनेटरी लायबिलिटी होती है इसलिए क्लोजिंग रेट। इक्विटी पे कोई रेट नहीं लगाना है। प्रॉफिट्स पे हम जनरली एवरेज रेट लगाते हैं विच इज 75। चलिए मैं पूरा कन्वर्ट करके दे देता हूं आपको। 3,65,000 का पीपीई, 3,60,000 का इन्वेस्टमेंट, 2,40,000 का करंट एसेट, पूरा ऐड कर लेते हैं, 9,65,000, 4,000 इंटू 80, 3,20,000 का करंट लायबिलिटी, 1,000 इंटू 80, 80,000 की नॉन करंट लायबिलिटी, 1,500 इंटू 75 करंट ईयर प्रॉफिट्स और 4,500 इंटू 80 माइनस 4,000 इंटू 73 68,000। तो टोटल हो रहा है 180,500। ऐड करके देख लीजिएगा, वीडियो को पॉज कर लीजिएगा, चेक कर लीजिएगा टोटल कितना आ रहा है। और ये तो अपना 4 लाख है ही। अब अगर मैं बैलेंसिंग फिगर लेने जाऊं तो आ रहा है 15,500 नेगेटिव, 15,500 नेगेटिव। ये हमारे पी एंड एल में से डिडक्ट होगा, पी एंड एल में से डिडक्ट होगा, यानी फाइनली अपना बैलेंसिंग फिगर हो जाएगा 1,65,000, 1,65,000। आई होप ये क्लियर होगा कि हम लोगों ने किस तरीके से अकाउंटिंग की है। इसमें फेयर वैल्यू रिजर्व के अंदर में ये वाला बैलेंस गया डिफरेंस, स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम से रूट होके। ठीक है, चलिए लास्ट पार्ट है हमारा फंक्शनल करेंसी टू प्रेजेंटेशन करेंसी। बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है, इसमें सब कुछ क्लोजिंग रेट पे वैल्यू होता है, सब कुछ ही, बस इनकम एंड एक्सपेंस एवरेज रेट पे जैसे हमने अभी किया था। इक्विटी जनरली हिस्टोरिकल रेट पे, इक्विटी को खैर हम कन्वर्ट नहीं करते, बुक्स में जो इन्वेस्टमेंट दिखता है उसी बेसिस पे एडजस्ट किया जाता है। पर अब डिफरेंस जाता है रिजर्व में, फेयर वैल्यू ट्रांसलेशन रिजर्व, बस क्योंकि हम सिर्फ प्रेजेंटेशन के लिए कन्वर्ट कर रहे हैं, हमें कोई गेन या लॉस नहीं हुआ है। तो मैं अब आपको एक 2 वे एग्जांपल देता हूं।
टू वे एग्जाम्पल मतलब मेरे बुक्स में एक पीपीई है जो उनकी फॉरेन करेंसी में फिलहाल पड़ा है, विच इज डॉलर्स, यूनाइटेड स्टेट्स में है तो उन्होंने सब कुछ डॉलर्स में मेंटेन करके रखा है। इन्वेस्टमेंट्स $4,000, करंट एसेट्स $3,000, मैं पूरा ऐड कर देता हूं, $12,000। करंट लायबिलिटी $1,500, नॉन करंट लायबिलिटी $2,000। इस बार के प्रॉफिट्स $1,000 और इक्विटी $7,500। अब इनकी फंक्शनल करेंसी है यूरो, फंक्शनल करेंसी समझ लो, इनकी फंक्शनल करेंसी है यूरो। ये लोग बैठे यूरोप में हैं, यूनाइटेड स्टेट्स में नहीं बैठे हैं, पर क्योंकि पूरा का पूरा बिजनेस ग्लोबली होता है इसीलिए इन लोगों ने डॉलर्स में ही पेमेंट लेना प्रेफर करते हैं, इसलिए बैलेंस शीट भी डॉलर्स में दिख रही है, पर फंक्शन ये पूरा का पूरा यूरो में करते हैं, सारी के सारे ट्रांजैक्शन यूरो में कैरी आउट करते हैं। अब यूरो में मुझे आपको कुछ रेट्स देने पड़ेंगे। लेट्स से $1 इज इक्वल टू 0.5 यूरो का क्लोजिंग रेट है, हिस्टोरिकल रेट है $1 इज इक्वल टू 0.3 यूरो सपोज, और एवरेज रेट है $1 इज इक्वल टू 0.4 यूरो। और जो इन्वेस्टमेंट्स है, इक्विटी है, वो इक्विटी मतलब अब ठीक है, यहाँ पे अभी अपन हिस्टोरिकल रेट का ही कॉन्सेप्ट रखते हैं, मैं बाद में इसको आपको बताऊंगा कि कैसे कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले तो हम लोग फॉरेन करेंसी टू फंक्शनल करेंसी वाले रूल लगाएंगे, यानी पीपीई के ऊपर हिस्टोरिकल रेट लगेगा विच इज 0.3। इन्वेस्टमेंट्स जनरली मॉनेटरी आइटम होते हैं तो यहाँ क्लोजिंग रेट लग जाएगा 0.5। करंट एसेट्स तो मॉनेटरी आइटम होते ही हैं, करंट लायबिलिटी, अच्छा इन्वेंट्री इज नॉट अ मॉनेटरी आइटम, इन्वेंटरी इज नॉन मॉनेटरी, तो ध्यान में रखिएगा। यहाँ मैं डेटर्स वगैरह मान रहा हूँ, पीपीई में एवरेज रेट लग जाएगा विच इज 0.4 और यहाँ पे हम हिस्टोरिकल रेट लगा देंगे 0.3। तो पहले मैं यहाँ तक के कन्वर्ट कर लेता हूँ, ये होगा 1500, 2000, 1500, 5,000 euros, 750, 1,000, 400, 2250। यहाँ 600 का फ्लक्चुएशन गेन है, वो मैं पी एंड एल में डाल दूंगा, पी एंड एल में, तो पी एंड एल में 600 और ऐड हो जाएगा, सो दैट मेक्स इट 5000। अब हम रूल्स पढ़ते हैं फंक्शनल करेंसी टू प्रेजेंटेशन करेंसी। हमारे लिए प्रेजेंटेशन करेंसी था रूपी, सो लेट्स से 1 यूरो इज इक्वल टू 100 रुपीज क्लोजिंग रेट, 1 यूरो इज इक्वल टू 90 रुपीज हिस्टोरिकल रेट, 1 यूरो इज इक्वल टू 96 रुपीज एवरेज रेट। और हमारे जो इन्वेस्टमेंट्स है वो हमारे बुक्स में दिख रहे हैं 2 लाख रुपए के, 2 लाख रुपए के, तो उनको कन्वर्ट नहीं करना है। अब देखो कुछ भी हो सब पे क्लोजिंग रेट लगेगा, ध्यान में रखो, चाहे मॉनेटरी आइटम हो या नॉन मॉनेटरी, क्योंकि हम सिर्फ प्रेजेंटेशन के लिए कर रहे हैं, सब पे क्लोजिंग रेट लगेगा। पर ये बोलता है कि जो आपका प्रॉफिट है उस पे तो एवरेज रेट ही लगेगा। वैसे तो प्रॉफिट के ऊपर रेट लगता है जैसे जब ट्रांजैक्शन हुआ, पर क्योंकि हम उस करेंसी में मेंटेन नहीं करते, कन्वर्ट करने में बहुत दिक्कत होगी जैसे ऐसे जो जो ट्रांजैक्शन हुआ साल भर की बैलेंस शीट पे, तो इसीलिए वो बोलता है ऐसे में एवरेज रेट लगा लो। इक्विटी को मुझे चेंज नहीं करना है, इक्विटी मेरा वही वैल्यू पे दिखता रहेगा जितने में मेरे बुक्स में दिख रहा है। सो लेट्स कन्वर्ट 1,50,000, 2 लाख, 1,50,000, 5 lakhs हो गया, 75,000, 1 लाख,
96,000। अब अगर मैं 5 लाख से डिफरेंस निकालूं तो आ रहा है 29,000। ये मेरे फेयर वैल्यू रिजर्व में जाएगा, पी एंड एल में नहीं, फेयर वैल्यू रिजर्व विच इज ऑब्वियसली इक्विटी, फॉरेन करेंसी ट्रांसलेशन रिजर्व, रूटेड थ्रू अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। पहले ओसीआई, ओसीआई से स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी। तो ये दोनों के बीच का डिफरेंस है। ये एग्जांपल पूरा लिख लीजिएगा, आपके लिए काफी हेल्प करेगा ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट समझने के लिए कि क्या होता है यहाँ पे। ठीक है, सो दिस इज अ कंप्लीट समरी अबाउट इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 21 एज वेल। आई होप आप लोगों को यहाँ तक के कॉन्सेप्ट समझ में आया।